नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 42 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर संस्थाओं का कामकाज से संबंधित है और ये आपकी 10 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें आप दो संस्थाओं के बारे में जान चुके, एक थी विधायिका, दूसरी थी कार्यपालिका। आज हम तीसरी संस्था यानी न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। तो हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। तो देखो, हमारे देश भारत में क्या अलग अलग स्तर पे जो है अदालतें हैं, उन सारी अदालतों को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, न्यायपालिका। अब हम ये देखेंगे कि हमारे देश पे कौन कौन से स्तर पे कौन कौन से न्यायालय हैं। तो आप इसको ऐसे मान लो, ये 3 लेवल हो गए, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले लेवल पे है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे ऊंचा न्यायालय दिल्ली में है, ठीक है। इसका जो फैसला होता है ना बेटा, वो अंतिम फैसला होता है। चलो, और उसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है, राज्यों में उच्च न्यायालय। तो राज्यों में भी जो है न्यायालय होते हैं। राज्यों के जो न्यायालय होते हैं उनको हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। ये सब मिलाकर हमारे क्या बनाते हैं, न्यायपालिका। ये तीनों स्तर के जो न्यायालय हैं उनको मिलाकर हमारी बनती है न्यायपालिका। अब चलते हैं आगे। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं ये समझाती हूँ कि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका कैसे है। देखो, हमारे यहाँ न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर है हाई कोर्ट और फिर है सुप्रीम कोर्ट। अब कोई व्यक्ति जो है उसका केस जो चल रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे वो केस हार जाता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, यहाँ अपना केस लेके जा सकता है। अब यहाँ पे भी सुनवाई होती है, यहाँ पे भी वो अपना जो है केस हार जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूँगा। उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की, यहाँ उसके केस पे सुनवाई हुई और यहाँ पे वो केस जो है जीत जाता है, यहाँ पे जो फैसला है उसके पक्ष में आता है। तो जब नीचे की जो अदालतें हैं उनको भी जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसको मानना होगा, ठीक है। चाहे उन्होंने नीचे उसके खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय यही है, इसका फैसला ही अंतिम फैसला होता है जो सबको मानना होता है, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या, एकीकृत न्यायपालिका, क्योंकि जिसका मतलब होता है कि देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। अब चलते हैं आगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। पहला है देश के नागरिकों के बीच विवाद। अगर देश के नागरिकों के बीच मतलब कोई विवाद हो जाता है संपत्ति को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो उसकी सुनवाई भी जो है कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा है नागरिकों और सरकार के बीच विवाद। अगर नागरिक और सरकार के बीच विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। एक उदाहरण से समझो, अगर सरकार जो है किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, ठीक है, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ना हमें संविधान ने, ठीक है, जैसे अपने विचारों को व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की जो है स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी हमको जो है हमारे संविधान ने दी है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सरकार जो है उसके ये अधिकार छीन रही है, तो वो उसके खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है सरकार के खिलाफ, वहाँ पर इस मामले पर सुनवाई होगी। चलो आगे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई भी जो सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो है विवाद रहता है, ठीक है। तो वो उनका जो विवाद है वो कौन सुलझाएगा, वो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, यहाँ पर उनके जो इस विवाद पर जो है सुनवाई होगी और यहाँ का जो भी फैसला होगा इन दोनों सरकारों को जो है मानना होगा। चलो आगे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। ऐसी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में होती है और इसका फैसला जो भी होता है वो मानना होता है। चलो, ये फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। फौजदारी मामले होते हैं, हत्या, रेप इत्यादि से संबंधित जो मामले हैं उनको हम फौजदारी मामले कहते हैं, और संपत्ति से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनको दीवानी मामले कहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अपील करने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय, अपील करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, जैसे मैंने बताया था 3 स्तर है हमारे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी का केस यहाँ चल रहा है वो हार जाता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपील करता है, यहाँ हार जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आप सबसे ऊपर वाले न्यायालय में जो है जा सकते हो और यहाँ का जो फैसला होगा वो सभी को मानना होता है, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। अब मैंने कहा ना, ये जो मैंने 3 स्तर बताए थे अभी, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर इसने जो भी फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके खिलाफ भी जो है सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हाई कोर्ट ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं मैं तुम्हारा मामला नहीं सुनूंगा, नहीं, वो इसके मामले, इसने जो भी डिसीजन दिया उसके खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है ना। हो सकता है वो अपना जो फैसला है वो हाई कोर्ट जैसा ना दे, उससे अलग दे, और जो भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। अब चलते हैं आगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें यानी कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, यानी जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा उसको क्या नियुक्त करेंगे, प्रमुख, चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे पद पर से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक है, एक बार कोई बन गया सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो उसको पद पर से जो है हटाना करे असंभव होता है, उसको आसानी से पद पे नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है। अगर उसको आसानी से हटाया जा सकता तो क्या होता, उसको जो देश की सरकार थी उसके दबाव में काम करना पड़ता, तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहती। तो यही हमारे संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जो न्यायालय के, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करने के बाद उनके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक है, किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, ठीक है, अगर किसी न्यायाधीश को फिर भी हटाना पड़े तो कैसे हटाएंगे, संसद के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक है, तो 2/3 बहुमत मतलब हमारे यहाँ 545 जो हैं कहाँ पे, लोकसभा में है, और 250 जो हैं किस में है, राज्यसभा में। तो इसका 2/3 और इसके 2/3, ठीक है, इन दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत से जब पास होगा तब जा कर के हम किसी न्यायाधीश को हटा सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब असंभव सा कार्य होता है। सब बहुत होना मुश्किल होता है कि 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। अब चलते हैं आगे, न्यायपालिका और भारत का संविधान। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, इसको इस तरह से समझो, आप हिंदी की कविताएं पढ़ते हो, उसमें कई बार क्या कविता में लिखा कुछ और होता है, पंक्तियों में उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो आपकी मैम क्या करती है, उसकी व्याख्या करके उसका अर्थ बताती है आपको कि इनका मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसे हमारे संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिनका मतलब क्या निकलता है, उसका व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ठीक है, अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, आपको पता है विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। अब न्यायपालिका जो है उसकी समीक्षा करती है कि भाई इसने जो कानून बनाया है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर उसे लगता है कि वो विधायिका ने जो कानून बनाया है वो संविधान के खिलाफ है तो वो उसको क्या कर सकता है, अमान्य घोषित कर सकता है कि ये गलत है। ठीक है, ये कानून जो है अवैध है। और ऐसी कार्यपालिका का काम क्या है, वो जो भी कानून होते हैं उनको लागू करने का काम करती है। ठीक है, उनको कार्य रूप देने का काम करती है। अब न्यायपालिका उसको भी देखती है भैया जो कार्यपालिका है ये सही से जो है संविधान के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं। अगर उसे लगता है कि इसने जो कार्यवाही की है, ये जो काम कर रही है वो संविधान के खिलाफ है तो वो उसकी कार्यवाही को भी अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी कानून या फिर जो कार्यपालिका की कार्यवाही है उसको चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। ठीक है, तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय ये बताता है कि भाई ये कानून जो है वो वैध है या नहीं है। ठीक है, ऐसे कार्यपालिका की जो कार्यवाही है वो सही है या नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं।
ठीक है बेटा, इसके लिए आप ज़रूर एक बार वो वाला केस ज़रूर पढ़ना जो आपके उसमें दे रखा है आरक्षण वाला, क्योंकि आरक्षण वाले में भी ऐसे ही हुआ था। कुछ लोगों ने उस कानून के खिलाफ जो है न्यायपालिका में अपील की थी कि ये कानून गलत बना है, तो उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में से सुनवाई हुई थी, लेकिन वो उन्होंने कहा था नहीं ये संविधान के हिसाब से ये, तो उसको वैध करार किया था। ठीक है, तो आप उसको पढ़ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये वाला केस। चलो आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान की मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा होती है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो सब करने का अधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। वो समीक्षा कर सकता है कि कौन सी चीज़ संविधान के हिसाब से कौन सी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला किया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। जो भी उसके मेन मूलभूत सिद्धांत बनाए गए हैं जो संविधान में, उनको चेंज नहीं कर सकती है संसद, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। तो देखो, भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, देखो आपके स्कूल में ना कई जगह पे जो है ये मौलिक अधिकार जो है लिखे हुए हैं, तो आप देखना कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान ने दिए, और नहीं है तो आप जो है गूगल सर्च करके पता करो कि हमारे जो है राइट्स कौन से हैं। हर नागरिक को उसके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छा नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो आपके लिए कार्य है कि आप जो है अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पता करो। तो भारतीय न्यायपालिका क्या करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर नागरिकों को लगता है कि उनके अधिकार जो है कोई छीन रहा है, तो वो उन अधिकारों को वापस लेने के लिए कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। ठीक है, इन्हीं वजहों से जो लोगों को न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। अब सरकार ने बहुत जो हमारी न्यायपालिका उसने बहुत ही अच्छा काम किया है सार्वजनिक हित में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, और उसने जो फैसले दिए हैं या निर्देश दिए हैं तो वो अच्छे फैसले दिए हैं, और इसी वजह से लोग जो है किस पे, न्यायपालिका पर बहुत विश्वास करते हैं। अब ये वर्कशीट हमारी पूरी हो गई है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर है, विभिन्न स्तरों के सभी न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। प्रश्न 2 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है। तो इसका उत्तर है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। पहला वही है, देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, 2 या उससे अधिक राज्यों सरकारों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। ठीक है, और यह फौजदारी और दीवानी मामलों में जो अपील होती है उसके लिए भी सर्वोच्च संस्था है। और लास्ट है, ये उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब है प्रश्न 3, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। तो इसका उत्तर हम वर्कशीट में से ही लिखेंगे। हेडिंग डाल दो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है, और किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। तो इसके बारे में चर्चा बेटा हम ऊपर वर्कशीट में कर चुके हैं, आप वहाँ देखना, और इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेना, 5 पॉइंट बनेंगे आपके। प्रश्न नंबर 4 है, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका इसीलिए आवश्यक है क्योंकि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। और हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया पूरा।
बेटा अब ये आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो चुकी है। आपको जितने भी प्रश्न जो वर्कशीट में दिए जा रहे हो सारे इंपॉर्टेंट है, सारा कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बुक में से भी चैप्टर को पढ़ना, इससे चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों, और लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।